with the great Indian retirement show. The great Indian retirement show. Presented by Bajaj Capital. कि क्या लोन लेना गलत है? देखिए, एक चीज़ तो हम मानेंगे कि लोन लिया इसका मतलब आपके चेस्ट पे एक बर्डन आ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको नितिन कि जो सिप है उसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ना तो कोई बैंक देता है ना इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स देते हैं। लोग जिसे ईएमआई ट्रैप की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ें आप समझाइए। इसको हम डेथ ट्रैप भी बोलते हैं। एक और खतरनाक चीज़ है ईएमआई से मिलती जुलती, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। देखिए, लाइफ में ना एक चीज़ गारंटीड है, सैलरी आए ना आए लेकिन ईएमआई ज़रूर आएगी। होम लोन ईएमआई, कार ईएमआई, फ़ोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, वेकेशन ईएमआई, बस सांस लेने की ईएमआई रह गई है, बाकी सब तो हो चुकी है। पर एक सवाल है, अगर ईएमआई इतनी इंपॉर्टेंट है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को हम इतना ऑप्शनल क्यों समझते हैं? वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो प्रेजेंटेड बाय बजाज कैपिटल। आज इन्वेस्ट कल रेस्ट। मैं हूं खुरापात नितिन और आज का सवाल बड़ा सिंपल है। हम ईएमआई कभी मिस नहीं करते, लेकिन सिप यानी एसआईपी के टाइम हम बोलते हैं अगले महीने से हैं, बोनस आने दो, पहले लोन खत्म हो जाए फिर करेंगे। अरे भाई, जब बैंक को पेमेंट टाइम पे कर रहे हो तो फ्यूचर को बाद में क्यों करोगे? ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ आज फिर से हैं अनिल चोपड़ा जी फ्रॉम बजाज कैपिटल। सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। धन्यवाद नितिन, और आपके सारे श्रोताओं दर्शकों को भी नमस्कार। सर, आज का एपिसोड जो है ना, ये तो आज मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड के दौरान मुझे डांट पड़ जाएगी, क्योंकि आई वांट टू बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस कि आई एम समवन हु डजंट बिलीव इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एसआईपी। मुझे इससे इतना खौफ है, मेरा पूरा खानदान इसमें करता है इन्वेस्ट, मेरे को छोड़ के। कई बार उन्होंने बैठ के समझाने की कोशिश करी कि दिस इज़ द वे टू इन्वेस्ट, इसमें ज़रूर तुम्हें थोड़ा पैसा डालना चाहिए, पर मैं थोड़ा भयभीत हूँ इससे। तो आज शायद वो भय मैं निकाल पाऊंगा आपके साथ बैठ। कोशिश पूरी करूंगा मैं अपनी। सर, आप कामयाब हो जाओगे, आपने पहले भी हर एपिसोड में ऐसे ही किया। तो लोन तो देखिए हर दूसरे घर में, होम लोन, कार्ड लोन, वेकेशन लोन, फ़ोन लोन। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लोन लेना गलत है? क्या हर चीज़ के लिए पहले पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए, कॉर्पोरेट से इकट्ठा करना चाहिए फिर लेना चाहिए? या फिर लोग जिसे ईएमआई ट्रैप की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ें आप समझाइए। क्या लोन लेना गलत है और ईएमआई ट्रैप क्या है? देखिए, एक चीज़ तो हम मानेंगे कि लोन लिया इसका मतलब आपके चेस्ट पे एक बर्डन आ गया, वो तो है। आपने उसको वापस भी करना है। बिल्कुल ठीक है, उसका स्ट्रेस पहले से ही स्टार्ट हो जाता है कि हम लोन तो ले रहे हैं, उससे एक अपना कोई गोल पूरा कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ी लेना या कोई घर की तैयारी करना, लेकिन साथ ही साथ उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमको हर महीने उसकी किस्त चुकानी है। सही बात तो जनरली एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जो ये डेट ट्रैप है, इसको हम डेथ ट्रैप भी बोलते हैं। डेट ट्रैप इज डेट ट्रैप। डेथ ट्रैप कि आपने एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है कि अब आपने अगले कई सालों तक हर महीने वो किस्त चुकानी है, देनी। तो उसको बहुत देख के करिए। और लोन कब लें? जब आप कोई साथ ही एक ऐसी एसेट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे कि घर। तो इसलिए घर के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, वो तो हम कहेंगे कि ठीक है, अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर आप घूमने जाने के लिए या ज्वेलरी लेने के लिए या फ़ोन, आईफोन महंगा वाला लेने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वो फिर एक अच्छा डिसीजन नहीं है। क्योंकि आप अगर लोन की किस्तें चुकाएंगे तो दूसरे गोल्स आपके, जिसकी आपने बात करी थी कि एसआईपी, जो मैं कोशिश करूंगा कि आप भी स्टार्ट करें, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो रह जाएगी पीछे। तो दोनों में आपने समावेश करके अच्छा तालमेल बिठाना है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एक आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो है वो आप मानेंगे कि वो एक बोझ है हमारे ऊपर, तो वो रात को नींद नहीं आती है अगर हमको अगले दिन ईएमआई हमारी जानी है, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है घर पे। करेक्ट। इसलिए ईएमआई जो है वो स्ट्रेस का स्रोत है। करेक्ट। आप कोशिश करिए कि ईएमआई सिर्फ जहां बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि घर के लिए। और पिछले प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि जो घर की ईएमआई है वो आपकी टेक होम सैलरी की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसको कंफर्टेबली दे सकें। और गाड़ी 10%। और गाड़ी 10%, बिल्कुल सही, आपको याद है। हाँ जी। तो ये है इंपॉर्टेंस ईएमआई की। तो लेकिन सिर्फ घर के लिए और गाड़ी के लिए भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ईएमआई करना ठीक है, लेकिन बाकी जो आपने गिनाए बहुत सारे तरह के लोन्स,
जैसे कि ज्वेलरी के लिए, वेकेशन के लिए, या फिर गैजेट के लिए, तो वो जो है वो अवॉइडेबल है कम्प्लीटली। उसके बदले अगर आप उसी पैसा का इस्तेमाल करके आप अगर अपने फ्यूचर गोल्स की तैयारी करते हैं जी, अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, अपने आपके जो आपके जो एस्पिरेशंस हैं, जो गोल्स हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, उससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो ईएमआई है वो तो आपकी लायबिलिटी कम करती है, राइट, एसेट बनाती है, लेकिन जो सिप है वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करती है, वो आपके आगे आने वाले वर्षों के लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर आपने ये जो बात की ना, मेरा अगला सवाल यही है कि ईएमआई का मैसेज आता है तो हम सब सतर्क हो जाते हैं कि अच्छा, वो जैसे आता है ना कि आपकी 7 तारीख को ईएमआई कटने वाली है, तो आप कहते हैं बैंक में पैसा इकट्ठा होना चाहिए। पर एसआईपी के लिए हम कहते हैं कि यार अभी देखते हैं, बाद में देख लेंगे, इस महीने क्यों करना है, चलो ये 4 खर्चे हो जाए फिर देखेंगे, तो ये गलत नहीं है? ये देखिए, ये सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम्स हैं मेरी भी है। जो दूर करनी चाहिए। क्या होता है कि ईएमआई में तो ये इंसान को डर रहता है कि अगर मैंने गाड़ी की ईएमआई जैसे है, अगर वो डिले हो गई या नहीं दे पाए तो वो उनके बंदे आके गाड़ी उठा के ले जाते हैं। हाँ, सुना ना आपने? सही बात है। और घर में फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो घर की हम जब्त कर लेते हैं, कुर्की करके उसको वापस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि इस तरीके के डर रहते हैं, और क्योंकि एक एक्सटर्नल पार्टी है जिसको आपने वादा किया हुआ है एग्रीमेंट करके कि आप हर महीने उनकी किस्त चुकाएंगे और उनका हक बनता है, तो इसलिए ये हमेशा एक स्ट्रेस इससे कंटिन्यूस रहता है आपको कि ईएमआई आनी है, मैंने देनी है, नहीं तो जो मैंने एसेट बनाई है उसके मैं हाथ धो बैठूंगा। तो ये इसलिए, क्योंकि इसमें ये सारी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो उतनी ही ईएमआई करें जो आप कंफर्टेबली हर महीने अपनी तनख्वाह में से निकाल के उसको पे कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात सिप की, तो सिप तो ठीक है, उसमें एक ये सहूलियत है कि आप जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही कोई मौका मिला आपने कोई बड़ा खर्चा कर लिया और सिप को रोक लिया। उससे क्या होगा कि आप पेशेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, आप धैर्य नहीं दिखा रहे हैं, अनुशासन में आप लैक कर रहे हैं। जहां आपने डिसिप्लिन को तोड़ा वहां आपके फ्यूचर गोल्स जो हैं वो डगमगा जाएंगे और वो पूरे नहीं हो पाएंगे। उससे आपकी स्ट्रेस लाइफ में आगे आने वाले वर्षों में बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी ये ना करें, सिप को भी नहीं रोकें और ईएमआई को भी टाइम पे करें। सर पर ये बड़ा विशेष सर्कल है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग, जैसे मैं भी बोलता हूँ, ये कहते हैं कि यार ईएमआई इतनी है तो सिप में पैसा कहाँ से लगाएंगे। ये भी तो दिक्कत है ना। देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, हाँ जी, कि मान लीजिए किसी की 2 लाख रुपए की तनख्वाह है महीने की, ठीक है, तो उसको कटकटा के हाथ में 1.5 लाख रुपए आते हैं। एक रूल हमने पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 30% आपने कम से कम जरूर बचाना है। तो यानी 60,000 रुपये बचाना है आपने 2 लाख में से, ठीक है। और आपको अगर 1.5 लाख रुपए आपकी अगर सैलरी हाथ में आ रही है तो उसकी ईएमआई जो है टोटल सारी मिला के वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 45,000 रुपये की ईएमआई होगी, तो 45,000 की ईएमआई, 60,000 रुपये का आपने सेविंग करनी है। बाकी जो बचा उससे आपने अपना घर के बाकी ग्रोसरी वगैरह, खाना पीना, कपड़े लत्ते, वो सब करना है। तो ऐसे करके अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, अपनी सैलरी को देख के कि इतनी मेरी तनख्वाह है, इतने मेरे को हाथ में आता है, इतनी मेरी ईएमआई है, ये मैंने सिप करनी है। क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में बात करी थी कि सपने, गोल्स बहुत सारे हैं, बच्चों की एजुकेशन है और बच्चों की शादी की तैयारी भी करनी होती है, उसकी हमने बात नहीं करी थी वैसे, बट वो भी इंपॉर्टेंट गोल होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल भी है, घर भी है और गाड़ी वगैरह भी है। तो वो उन सब गोल्स के लिए जो सिप है वो ज़रूरी है, वो 30% सेविंग से आएगी। और ईएमआई जो है वो आपको कोशिश करके कम से कम रखनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको नितिन, कि जो सिप है उसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जी। ये ना तो कोई बैंक देता है, ना इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स देते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, सुना है ना आपने, म्यूचुअल फंड सही है, तो उनके होते हैं ये सिप, राइट। सिप हमारे हिसाब से एक गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है। अच्छा जी। हम ये कहते हैं कि ये गॉड ने तो गिफ्ट, भगवान ने तो गिफ्ट दे दिया हमको, अगर हमने सिप नहीं लिया तो गलती हमारी है, क्योंकि गॉड ने दे दिया। अब क्यों, अभी समझिए आप क्यों। क्योंकि इकलौती ऐसी चीज़ है जो सिप है जिससे आपके सारी तरह के गोल्स पूरे हो सकते हैं। हमने बजाज कैपिटल में, मैंने अपने इस 40 साल के करियर में हज़ारों क्लाइंट्स के बच्चों की एजुकेशन की कंप्लीशन कर दी, सिपें करा के उनकी। बच्चों की शादियां स्टाइल में हो गई सिप करके, उनकी गाड़ियां बन गई, उनके घर बन गए, और हज़ारों क्लाइंट जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बड़ी कंफर्टेबली जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 25-30 साल पहले एक अच्छे से अमाउंट की सिप स्टार्ट कर दी थी, और अब जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनका इतना पैसा जुड़ चुका है कि वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और फॉरेन ट्रैवल वगैरह अब कर रहे हैं। बजाय इसके कि उस टाइम कर लेते अगर तो उनकी सिप ना होती। अब जब वो रिटायर हो गए, उनके पास टाइम भी है और सेहत भी अच्छी है उनकी, अब वो उस पैसों को जो उन्होंने सिप से जोड़ा है वो कर सकते हैं। तो ये गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है,
यहाँ पे मैं 2 मिनट और लेता हूँ बताने के लिए। जी जी। लोग क्या करते हैं, सिप कब बंद कर देते हैं, जब थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आती है। वो देखते हैं कि मैंने 10,000 रुपये लगाया, इसकी वैल्यू 9,500 रुपये रह गई। वो कहते हैं ये तो नुकसान हो गया, अभी ये तो सिप तो अच्छी चीज़ नहीं है, Exactly. इसको बंद करो, अगले महीने क्यों दे, हम EMI देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सिप है वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उचित रहती है। लॉन्ग टर्म सारे जो गोल्स की हमने बात करी है, बच्चों की शादी 15-20 साल के बाद आएगी, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। बच्चों की एजुकेशन, अभी तो बच्चा 4 साल का है, पैसे चाहिए होंगे जब 18 साल का होगी, वो भी लॉन्ग टर्म गोल हो गया। रिटायरमेंट तो वैसे ही 25-30-40 साल के बाद है। तो सारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो 7 साल से ज़्यादा लंबे आने वाले हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिप से ज़्यादा उचित कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे सिस्टम में, राइट। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिप एक ऐसी चीज़ है कि जब उसके बाद मार्केट बढ़ती है तब तो आप खुश होते हैं। आपने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाना शुरू किया, 5 महीने हो गए, आपने लगाया 50,000, मार्केट बढ़ गई, 50,000 बढ़ के हो गया 60,000। आप बल्ले बल्ले करोगे, भाई मजे आ गए, पैसे बढ़ गए मेरे। अगर किसी वजह से मार्केट गिर जाती है, 50,000 का 40,000 पहले जाता है, तब आपको और ज़्यादा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वही चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। गोल तो आपका बहुत दूर है अभी। अब आप जो 10,000 रुपये हर महीने डाल रहे हो, उससे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ये ऐसी बढ़िया चीज़ आपने कभी सुनी है नितिन, कि मार्केट चढ़े तब भी फायदा, गिरे तो और ज़्यादा फायदा, क्योंकि गोल आपका दूर है। तो ये है सिप के बेनिफिट्स। तो कभी भी सिप को इग्नोर ना ये तरीका है इसको देखने का। सर तो मुझे एक बात बताइए, अगेन लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे आपने बताया कि जैसे मार्केट पे इतना ये डिपेंडेंट है, तो ये खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए क्या है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में 7,000 कंपनियां हैं, करेक्ट, जो लिस्टेड हैं, जिसके प्राइसेस वगैरह अखबार में रोज आते हैं, करेक्ट। ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो आप एज ए नितिन, आप इतने प्रोफेशनल, पॉपुलर, इतने बड़े चैनल के आप आरजे हैं, आपके पास टाइम है क्या कि भाई 7,000 कंपनियों में से कौन सी कंपनी का शेयर कल चलेगा, knowledge भी नहीं है। कि कैसे पता चलेगा? आप मतलब आप गलती कर सकते हैं उसमें। वो तो है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं उसी अमाउंट की, तो एक फंड मैनेजर है जो कि ही इज लाइक ए प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल, वो 7,000 कंपनियों में से सिर्फ 100 कंपनियां देख रहा है जो टॉप नॉच है, बढ़िया बढ़िया, और उसमें से भी वो 25-30 कंपनियां निकाल लेते हैं कि जो उनको लगता है उनकी रिसर्च के हिसाब से जिसकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है, Correct. तो वो उसमें लगाते हैं पैसा। तो आपने तो 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये में अगर आपको शेयर लेने जाओगे कोई इन्फोसिस या महिंद्रा, तो आपको 2, 5, 10 मिलेंगे, क्योंकि उनका रेट ही 1,000 रुपये का है। लेकिन 10,000 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड सिप में देते हो, तो उस 10,000 रुपये से आपको इंडिया की बड़ी बड़ी सारी कंपनियों के थोड़े शेयर्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए सिप जो है हमेशा बेनिफिशियल रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, और वेल्थ क्रिएशन का सबसे बढ़िया टूल है, रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बेहतरीन टूल है। और अगर आपने सिप नहीं कर रखी है तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है। तो आशा करता हूँ कि अब आप कन्विंस हो गए हैं। ऑलमोस्ट इस प्रोग्राम के बाद आपसे हम वो पूरी KYC करा के ना, आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड है ना आपके पास, आपकी जेब में? सर मैं दे चुका हूँ, अभी स्टार्ट कराएंगे आप? पहले ही दे दिया मैंने। मैं कहा जहाँ पे करना जो करना कर दो, मैं पूरा विश्वास है बजाज कैपिटल में। धन्यवाद। सर एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब मैं जानता हूँ कि आप बोलोगे गलत है, पर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जैसा इंसान है उसको लगता है कि यार पहले अपने लोन खत्म कर लेता हूँ, है ना, कोई EMI ना सर पे हो, फिर सिप में पैसा डालूंगा। वो भी एक अच्छा अप्रोच है, ये गलत है? नहीं, उसमें देखिए क्या है कि जो EMI चल रही है जी। उस पर जो आप जो ब्याज दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे अगर तो हाउसिंग लोन चल रहा है, Correct. उसमें हम कभी भी आपको सलाह नहीं ये देंगे कि आप हाउसिंग लोन पहले दे दो और जो है ना उस सिप वगैरह बाद में करते रहना, उसको आप चलने दो, क्योंकि आपके हाउस की भी जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, और उसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है पुरानी टैक्स रिजिम में, राइट। तो उसलिए होम लोन अगर ले रखा है उसकी EMI आप चलाओ, उसको मत बंद करो। लेकिन अगर कोई आपने गलती से पहले अगर कोई वेकेशन के लिए लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए लेके आप यूरोप खर्च करके आ गए, अब उसकी किस्त जा रही है, वो बेटर होगा कि आप उसको फटाफट से पे करो, ताकि आपके सीने से वो बोझ उतरे कि रात को नींद ठीक से आए, कि कल को अगर किस्त नहीं गई, EMI नहीं गई, तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे और वो धमकाएंगे कि अगर आपने नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। क्या बात है सर। तो अब जो हमारा फेवरेट मुद्दा है उस पर ज़रा वापस आते हैं कि अब रिटायरमेंट की बात हम करेंगे। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है जो हम सीख रहे हैं इस पूरे इस पॉडकास्ट के थ्रू, इसका EMI से क्या कनेक्शन है? इसका EMI से देखिए वही कनेक्शन है कि रिटायरमेंट तो तकरीबन जो है काफ़ी साल दूर है, राइट। और EMI जो है, जैसे हमने पहले भी कहा, उसका जो इस्तेमाल करना चाहिए हमको बहुत ध्यान से एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए। और सारे जो हमारे गोल्स थे, दोबारा से गिना देते हैं आपके श्रोताओं को, दर्शकों को, बिल्कुल। कि चिल्ड्रन एजुकेशन, राइट, चिल्ड्रन मैरिज, बाइंग ए हाउस, कार एंड रिटायरमेंट,
इन पांचों में एक ही गोल है, जो तीसरा है, जो बाइंग हाउस है, जो एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसी के लिए ही आप EMI आप करें और उसको भी कोशिश करें कि 15 साल या 12 साल के अंदर अंदर अपना घर अपने नाम करके आप उसको, और 30% के अंदर अंदर अपनी टेक होम सैलरी का, बाकी सारे गोल्स के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल आप सिप करके करें, ताकि आपको बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट का फ़ायदा भी मिले और आपके गोल्स भी आसानी से पूरे होते जाएं। उससे आपकी फिनेंशियल इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। देखिए, फिजिकल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप रोज़ वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी सेहत अच्छी है, आप जिम में भी जाते हैं, लेकिन फिनेंशियल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके में ये सिप बहुत काम आती है। अच्छा। आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है, आपको आर्थिक मोक्षा भी मिल सकता है। आर्थिक मोक्षा, क्या बात है। हाँ, अगर आप सिप का समावेश करेंगे, EMI कम रखेंगे। और एक और बात आपने पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपके श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, एक और खतरनाक चीज़ है EMI से मिलती जुलती, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड हर एक की जेब में है, किसी भी आप वॉलेट में देख लो निकाल के, एक नहीं कम से कम 3 या 4 मिलेंगे आपको। मेरे पास भी है। डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी। वो देखिए, वो एक डबल एज वेपन है। अच्छा। उसके फायदे भी हैं, लेकिन फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। फायदे क्या है कि इमरजेंसी में बहुत काम आता है। सही बात। भाई आपके जेब में पैसे नहीं है, points एकदम मिलते से हैं। खर्चा आ गया, तो अभी क्रेडिट कार्ड है, आपने वहाँ पे पेमेंट करके अपना वो काम गुजारा कर लिया। लेकिन इमरजेंसी में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन लोग क्या है कि मॉल में गए, कुछ सामने कुछ चीज़ नजर आई, कुछ शर्ट नजर आई, कुछ उनको आइटम नजर आई, कुछ गैजेट नजर आया, जरूरत है नहीं है, अभी पिछले फ़ोन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए, तो ये इसमें ये फीचर आ गया, तो वो क्रेडिट कार्ड में लेके अभी कोई बात नहीं, अभी तो कुछ देना नहीं है हमको, बाद में जाते महीना पड़ा हुआ है। रहेंगे। और उसमें भी क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जब स्टेटमेंट आती है ना नितिन, उसमें 2 अमाउंट लिखे होते हैं, एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू और एक full होता है amount टोटल ड्यू। जी। और लोग सोचते हैं यार 500-700 रुपये, अभी टोटल अमाउंट तो 6,000 रुपये, इतने तुम्हें तनख्वाह ही नहीं है, तो 500 में गुजारा हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया उस पर जो ब्याज लगता है वो होता है पठानों वाला ब्याज, 3% महीने का, यानी 36% साल का। जी। तो क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो अपनी बिना जरूरत की चीज़ों को लेके अपने लाइफ को मुश्किल में डाल रहे हैं। वो एक साइकिल में फंस जाते हैं हाँ, फिर। फ्यूचर गोल्स को इग्नोर कर रहे हैं और सिप वगैरह नहीं करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने प्रोग्राम के जरिए हम बता रहे हैं सारे दर्शकों को जी। कि जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ध्यान से करें, उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज का जो एपिसोड है, अगर आपको एक मैसेज देना हो एक लाइन में, इसको समाप्त करना हो, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वो तो है पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम कहते हैं भी आपने प्लान बनाया कि मनाली जाते हैं, तो दिल्ली से मनाली जाना है तो गाड़ी उठाई चल पड़े, तो बहुत सी दिक्कतें आपको पेश आ सकती हैं। आपने रूट नहीं देखा, मौसम नहीं देखा, आपकी गाड़ी की हेल्थ कैसी है। सिमिलरली आपकी जो लाइफ का जो आपकी जो प्लानिंग है, जो लाइफ की जर्नी है, उसके लिए आपको रोड मैप बनाने के लिए फिनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। तो आज हमने ये समझा कि EMI प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के सपने फाइनेंस करते रहते हैं, है ना। अब टाइम है सर आज के रिटायरमेंट रियलिटी चेक का। हर महीने आप कितनी EMIs भरते हैं ये बताइए आप? होम लोन, कार लोन, फ़ोन लोन, क्रेडिट कार्ड EMI। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप हर महीने अपने फ्यूचर को भी एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, या रिटायरमेंट अभी भी बाद में देखेंगे, इसी वेट लिस्ट में है? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी मंथली एक्सपेंसेस तो आएंगे। जैसे सर ने कहा कि आप नौकरी से रिटायर कर जाएंगे पर खर्चों से रिटायर नहीं करेंगे, बस सैलरी नहीं आएगी। और अगर आपने आज से अपने फ्यूचर की EMI यानी SIP यानी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये फिक्स नहीं की, तो कल आपको अपनी ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छा समराइज किया नितिन, मस्त। सर समराइज आपने किया, मैंने बस कॉपी कर लिया वो। सर इनफैक्ट मैंने सिर्फ यही नहीं, मैंने आपकी ये बात भी कॉपी कर ली। जैसे आप बहुत सिस्टमैटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, आपने रिटायरमेंट प्लान करी, वैसे मैंने भी शुरू कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो प्रेजेंटेड बाय बजाज कैपिटल। आज इन्वेस्ट कल रेस्ट। फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड में, अनिल जी के साथ बैठेंगे और बहुत कुछ और सीखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। With the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital.